हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से करवाए जा रहे एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इसके जरिए मतदाता सूची को शुद्ध करवाने का जो दावा किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसआईआर को महाषड्यंत्र बताया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आज वोट काटने की बात हो रही है तो कल ये बात आरक्षण छीनने और मध्यम वर्ग के लोकर तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सभी से साजिश के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगी दलों को भी चेताया। वहीं देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में विशाल रोड शो किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने अपनी कार के रनिंग बोर्ड पर खड़े होकर रास्ते में मौजूद लोगों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बारिश की। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का धन्यवाद किया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान बढ़ती चली जा रही है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के गुट एक दूसरे के आमने सामने है। अब कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई है कि पार्टी हाईकमान शनिवार को देर शाम या फिर रविवार को सुबह में सीएम सिद्धारमैया सीएम डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाकर सीएम कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक दोनों को ही दिल्ली आने का बुलावा नहीं दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन बुरी तरह से चुनाव क्यों हारी, इसको लेकर राहुल गांधी ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ दिल्ली में समीक्षा बैठक की। गुरुवार हुई बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने 10 प्रत्याशियों का ग्रुप बनाकर बातचीत शुरू की। राहुल गांधी ने नेताओं से कहा कि मुझे खींचतान आरोप प्रत्यारोप नहीं सुनने, आपकी राय जाननी है, आखिर चुनाव कैसे हारे। वहीं दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल में वोटर सूची अपडेट को लेकर चुनाव आयोग और टीएमसी पार्टी के बीच विवाद गहरता जा रहा है। टीएमसी ने इस प्रक्रिया में हड़बड़ी और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से आपत्तियां जताई। ममता बनर्जी स्वयं ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं और 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि वोटर सूचियों में वैध प्रवासी शरणार्थियों के नाम हटा दिए जा रहे हैं और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। वहीं बीजेपी इसे मतदाता सूची शुद्धिकरण बताकर हमलावर है और घुसपैठियों के नाम काटे जाने का समर्थन कर रही है। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एमसीडी उपचुनाव के पास आते ही कहीं ना कहीं नई घोषणाएं हो रही है तो कई पुराने बयान फिर से चर्चा में आने लगे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग का एक ऐसा कदम सामने आया है जिसने चुनाव की तैयारियों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सीधे दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। इससे राष्ट्रीय राजधानी का सियासी माहौल गर्मा चुका है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। यह भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा होगा। हर साल दोनों देश बारी बारी इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बात कर सकते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। वहीं दोस्तों देखिए, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में चक्रवाती तूफान के चलते लगातार हो रही भारी बारिश और इसके प्रभाव से पैदा हो रहे भूस्खलन की वजह से हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। देश भर में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 600 से ज़्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति कम होने के चलते वायु प्रदूषण में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई। बीते दिनों में लगातार घटता जा रहा प्रदूषण फिर से बढ़ते क्रम की दिशा में एक बार फिर से चल पड़ा है। वहीं गुरुवार सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई। वहीं आसमान में स्मोक की चादर भी दिखाई दी। अशोक विहार, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में AQI का लेवल 400 से ज़्यादा दर्ज किया गया।
वहीं दोस्तों देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले शुक्रवार सुबह सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान भाजपा विधायक सुक्खू सरकार वहीं सत्ता पक्ष पीएम मोदी को कोसता नजर आया। विपक्ष ने प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में भाजपा विधायकों ने कर्मचारी विरोध सरकार मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने एक अहम फैसले में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मौजूदा डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर छीन ली है, जिनका इस्तेमाल अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक MHA के पास अब LG के पास पहले से मौजूद 100 करोड़ रुपए तक की स्कीम और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की पावर होगी। इसी तरह सेक्रेटरी की 20 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की फाइनेंशियल पावर MHA को दे दी गई है, जबकि चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट हेड, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शामिल हैं, जिनको भी 3 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच के अलग अलग काम को मंजूरी देने की डेलीगेटेड पावर का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी गई है। वहीं दोस्तों देखिए, अगली बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। IMF ने अपने सालाना रिव्यू में भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में गंभीर खामियां बताते हुए इसे C ग्रेड में रखा गया है। अगर आंकड़ों की क्वालिटी की बात करें तो यह दूसरा सबसे खराब सत्र माना जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी LJP रामविलास के 25वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को ऑडियो कॉल के जरिए संबोधित किया। तबीयत खराब होने की वजह से चिराग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। पार्टी नेता अरुण भारती ने कहा कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है और एयरपोर्ट से वह वापस लौट गए हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत का ऐलान किया है। इसमें 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2025 तक विशेष अभियान में बिजली बिल का ब्याज पर 100% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही मूलधन में भी भारी छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 किलोवाट, कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट तक का शामिल किया गया है। 90 दिन तक चलने वाली इस योजना में बिजली के बकाया बिल पर सरचार्ज पूरी तरह खत्म होने के साथ इसे आसान किस्तों में जमा किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिला लाभुकों को 10-10 हजार रुपए प्रति राशि भेजी। इस तरह 10,000 प्रति लाभुक के हिसाब से 1,000 करोड़ की राशि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से भेजी गई। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल थे। इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को राशि भेजी जा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली किस्त है। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि चुनाव के बाद भी अपने वादों पर सरकार कायम है और बिहार के विकास के लिए काम किया जाता रहेगा। अब तक सरकार ने 7 किस्तों का ट्रांसफर किया है। 14 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, महाराष्ट्र राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज जाली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आधार कार्ड के आधार पर जारी सभी संदिग्ध प्रमाण पत्र तत्काल रद्द करने और तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग ने इस संबंध में एक 16 सूत्री विस्तृत सत्यापन मार्गदर्शिका सभी तहसीलदार, SDO, जिलाधिकारी और संभागीय आयुक्तों को भेजी है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी इस सर्कुलर में यह स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि या जन्म स्थान का अकेला प्रमाण नहीं माना जा सकता, जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को निर्वाचन आयोग को लेकर शुक्रवार को हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR की पूरी तरह दोषपूर्ण प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। वहीं दोस्तों देखिए, हरियाणा के रोहतक जिले में हार्दिक राठी नाम के बास्केटबॉल प्लेयर की खेल के दौरान मौत हो गई थी। हार्दिक पर बास्केट वाला पोल गिर गया था, जिसके नीचे दबने से उसकी जान चली गई। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए थे। अब हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी का इस पर जवाब आया है। नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को सलाह दी है। नायब सैनी ने CM भगवंत मान से कहा कि पंजाब में नशा खत्म करने पर ध्यान दीजिए। हरियाणा CM ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं।
वहीं दोस्तों देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटेट फरवरी 2026 का बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। बोर्ड ने 27 नवंबर 2025 को आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए इस बार की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश भर के लाखों उम्मीदवार जो कक्षा 1 से 8वीं तक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, अब 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह परीक्षा शिक्षक भर्ती में पात्रता तय करने के लिए आयोजित की जाती है और इसका सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों सहित कई स्कूलों में भी मान्य होता है। वहीं दोस्तों देखिए, अगली खबर, बंगाल की खाड़ी में भारत एक बार फिर लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी में है। लगभग 3500 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से विशाखापट्टनम के पास से दागा जाएगा। यह परीक्षण सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परीक्षण की सूचना मिलते ही चीन की गतिविधियां तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार चीन ने 4 जासूसी जहाज हिंद महासागर में तैनात कर दिए हैं, जिससे स्पष्ट है कि बीजिंग इस परीक्षण पर गहरी नजर बनाए रखे हुए हैं। वहीं दोस्तों देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में शिक्षा और सामाजिक सुधार को लेकर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के मैट्रिक छात्रों के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत परीक्षाओं तक हर छात्र को 300 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही महाविद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश यानी कि फ्री एडमिशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं दोस्तों देखिए, अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रेलवे में हलाल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे किसी भी हलाल सर्टिफिकेट की मांग नहीं करता और IRCTC केवल FSSAI के मानकों के अनुसार भोजन परोसता है। पुराने वीडियो के आधार पर हुए भ्रम को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे सरकार द्वारा तय खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, नेपाल ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाला कदम उठाते हुए ऐसी हरकत की है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। दरअसल गुरुवार को नेपाल के सेंट्रल बैंक ने 100 रुपये का एक नोट जारी किया, जिसमें भारत के कालापानी, लिप्पू लेक और लिपियांदधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल के इस कदम पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है और साफ लहजों में कहा है कि इस तरह की हरकत दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। आपको बता दें कि साल 2020 में भी इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बना था।